मिशन 2023 की तैयारी, जल्द होगी रणनीति जारी। बीजेपी कांग्रेस नहीं छोड़ रही कसर, गुजरात हिमाचल के बाद एमपी पर नजर। जी हां, गुजरात और हिमाचल चुनाव के बाद 2023 की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। अब बीजेपी का मिशन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी मध्य प्रदेश पर कर रही है और इसकी वजह भी है। एमपी में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल सकती है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक एमपी को फतह करने रणनीति तैयार हो रही है। बीजेपी 3 विधानसभा की जिम्मेदारी एक प्रभारी को देगी और बीजेपी की ये चुनावी जमावट इस सप्ताह में हो सकती है। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली के अंदर संपन्न हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का हमें सबका मार्गदर्शन मिला। संगठन काम के विस्तार के लिए और काम के आगामी जो तैयारी है, अब उसमें आप 2023 भी कह सकते हैं, 2024 भी कह सकते हैं। समय अब आ गया है कि गुजरात की आंधी और हवा गुजरात के बॉर्डर ककराना से घुसेगी और चंबल से लेकर के बैतूल तक भारतीय जनता पार्टी के बयार 2023 में आएगी और मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही मिशन 2023 में जुटी हो, कांग्रेस भी पूरी जी जान से इस जंग को जीतने की कोशिश करेगी। 2018 के नतीजों को कांग्रेस दोहराने के लिए प्लान भी बना रही है। राहुल की यात्रा और हिमाचल चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस का जोश हाई कर रखा है। पूरी तरह माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन इस बात के लिए तैयार है कि जो जनता का आक्रोश है, जनता में जो तकलीफ़ें हैं, आज हर व्यक्ति परेशान है, महंगाई से परेशान है और जो सामान्य रूप से आज हर एक व्यक्ति की परेशानी है, इसको प्रदर्शित करने के लिए व्यापक रूप से हम सड़कों पर जाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में प्रदेश में जन आक्रोश व्यक्त करने के लिए रैलियाँ होंगी, हमारी सभाएँ होंगी, जन चेतना सभाएँ होंगी और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। 2023 का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए काफी अहम है। बीजेपी गुजरात की सफलता और हिमाचल से सबक लेकर एमपी में अपनी रणनीति बनाने जा रही है, तो कांग्रेस भी मंथन और चिंतन कर अपनी प्लानिंग पर काम करेगी। लिहाजा जिसकी रणनीति ज्यादा सटीक होगी, वही 2023 में जनता का दिल जीतने में सफल हो पाएगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है गुजरात टू एमपी फार्मूला हिट। फार्मूलों से राजनीति होती भी है और कई बार आप कह सकते हैं कि फार्मूले ज़मीन पर भी गिरते हैं, क्योंकि जनता का मन हर फार्मूले से ऊपर है। जनता जो सोचती है उसकी थाह लेना कई बार राजनेताओं के बूते में भी नहीं होता है और इसीलिए इस देश में हमने देखा है कि कई बार ऐसे नतीजे आते हैं कि राजनीतिक पंडित, खुद राजनेता, राजनीतिक दल सब हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि गुजरात की प्रचंड विजय ने गुजरात से लगे मध्य प्रदेश को भी, बीजेपी की हम बात कर रहे हैं तो उत्साह से भरा है, क्योंकि वहाँ जिनका जादू चला है वो वही प्लेयर हैं राजनीति के, जिनका 2012 में जब राष्ट्रीय राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ नरेंद्र मोदी जी का, तो बीजेपी के लिए सब कुछ जैसे किसी जादुई स्पर्श की तरह बदल गया। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। कुछ इसी अंदाज में 2012 में आए नरेंद्र मोदी जी 2014, 2019 और 2024 में भी एक कड़ी चुनौती विपक्षी दलों के सामने पेश कर रहे हैं और बीजेपी ये मानती है कि उनकी क्षेत्रीय, जिसको डबल इंजन सरकार का नारा दिया है, कि राज्य के नेता यानी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये मिलकर बीजेपी की नैया को पार लगाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। कांग्रेस भी ये बता रही है कि हम चुके नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के नतीजे ये बताते हैं, भले ही रोटी पलटने की कहानी आप कहिए, लेकिन कांग्रेस का दमखम बाकी है। कांग्रेस अभी भी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है और कम से कम मध्य प्रदेश में तो किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कांग्रेस कोई कमज़ोर प्लेयर है या वो ऐसा प्लेयर है कि जिसको मैदान में पीछे छोड़ना बहुत आसान है। 2018 इन तमाम गलतफहमियों को दूर करने के लिए काफ़ी है। आज इसी पर बात करेंगे। पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत केंद्रित होगी। सवाल नंबर 1,
क्या एमपी में बीजेपी की रणनीति गुजरात फॉर्मूले के आधार पर तय होगी? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस हिमाचल चुनाव को केंद्र में रखकर प्लान तैयार करेगी? सवाल नंबर 3, क्या सफलता और सबक का पाठ 2023 में दोनों दल के लिए अहम साबित होगा? तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द बातचीत रहेगी और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ मनोज सैनी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एडिटर। बहुत स्वागत है मनोज आपका। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता, उपाध्यक्ष, कांग्रेस मीडिया विभाग, और उन्हीं के काउंटर पार्ट हैं रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के और प्रखर प्रवक्ता। ये भी दायित्व वो बखूबी निभाते हैं। मनोज जी, दोनों ही पार्टियों के लिए ये जो नतीजे रहे रिसेंटली कंक्लूड हुए, हालांकि 3 राजनीतिक दलों के लिए कह लीजिए, क्योंकि आप जो है उसकी भी प्रेजेंस मध्य प्रदेश में एकदम, आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसके बहुत मजबूत कदम पड़ चुके हैं, लेकिन कोशिश तो जारी है। तो तीनों को ही मतदाताओं ने नवाजा है, कांग्रेस को, बीजेपी को प्रचंड जनादेश से, आपको दिल्ली में और हिमाचल में कांग्रेस को। तो बड़ा ही दिलचस्प जनादेश मिला है एमसीडी में, और क्योंकि दिल्ली के एमसीडी भी विधानसभा चुनाव के, माफ़ कीजिएगा, इक्विवेलेंट ही मानी जाती है। किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि गुजरात मध्य प्रदेश से लगा राज्य है, मध्य प्रदेश के अनेक नेता वहाँ गए हैं, बीजेपी के प्रचार प्रसार किया है, संगठनात्मक गतिविधियों को विस्तार देने में उनकी भूमिका रही है। तो क्या उत्साह, आप एनर्जी महसूस कर रहे हैं? बीजेपी आप लगातार कवर करते हैं, अभी हम सुन भी रहे थे, वीडी शर्मा कह रहे थे कि वहाँ से गुजरात की सीमा से मध्य प्रदेश वो हवाएं प्रवेश करने के लिए बेताब है। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव बहुत अलग रहे और इसमें तीनों राज्य को, जैसा आपने भी कहा, तीनों ऐसे दल हैं जिनको मुस्कुराने का मौका पर्याप्त मिला है। एमसीडी को लेकर दिल्ली मुस्कुरा रही है और हिमाचल को लेकर कांग्रेस, लेकिन ज़्यादा मुस्कुराहट भारतीय जनता पार्टी के भीतर इसलिए है कि उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। 156 सीटें, 56 इंच के सीने की बात होती थी और 156 सीटें लेकर आ गए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ी है। पर वहाँ का जो फार्मूला था वो बड़ा अलग था। देखिए, आप दोनों जगह फार्मूले अलग अलग रहे। एक जगह फार्मूले का इस्तेमाल हुआ तो रिजल्ट सामने, एक जगह वो फार्मूला नहीं अपना गया तो भी रिजल्ट सामने। तो शरद जी, मुझे लगता है कि जहाँ से बहुत अच्छे परिणाम आते हैं उन्हीं फार्मूलों को, कोई भी हो, यदि मुझे लगता है, आपको लगता है कि ये यहाँ काम करने से इससे बेहतर परिणाम मिल रहे हैं तो हम उसी को आगे बढ़ाते। तो हमें लगता है आने वाले दिनों में कुछ उसी के तरह, जैसा पन्ना की खास तरह की तैयारियां की गई थी, पन्ना पर एक समिति बनाई गई भारतीय जनता पार्टी ने, और वही सब मध्य प्रदेश में दिखाई देने वाला। चर्चा ऐसी भी है कि राजस्थान की तैयारियां तो लगभग कर ली गई है, वहाँ अलग अलग जिम्मेदारों को कहा भी गया। 70 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो राजस्थान में 200 सीटों पर जिम्मेदारी संभालने वाले प्रभारी बनाए गए। और उसी तरह कुछ मध्य प्रदेश में दिखने वाला है कि एक विधानसभा पर प्रभारी होंगे, बल्कि 3 विधानसभा पर एक प्रभारी ऐसा जो केंद्र से सीधा संपर्क रखता होगा, वो यहाँ दिखाई देने वाला। लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने मजा चखा है और भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाया है कि ऐसा नहीं है, और फिर से हिमाचल में आकर भी ये बताया है कि कांग्रेस, आप भले सोचते रहे लेकिन कांग्रेस बनी हुई है। तो इसीलिए बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए। पर भारतीय जनता पार्टी का जैसा दावा है कि हम चंबल ग्वालियर से शुरुआत करेंगे और बैतूल तक सीधे निकल जाएंगे, पर रीवा का क्या होगा, रेवांचल का क्या होगा, बाकी महाकौशल का क्या होगा, जिससे पिछली बार बड़ा एक अच्छी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी, वहाँ भी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही। तो हमें लगता है बहुत अलग तरह की रणनीति बनाने की जरूरत होगी। ये चुनाव तीनों को मुस्कुराने का मौका दे सकते हैं, पर विचार भी करना पड़ेगा। कांग्रेस की एक रणनीति और समझ में आती है इन दिनों कि वो वहीं ताकत लगा रही है जहां उसको ताकत लगानी चाहिए। गुजरात इलेक्शन में और एमसीडी में ऐसा लगा कि उसे नतीजे जैसे उसने पढ़ लिए थे और ये समझ लिया था कि हम इसके पहले के कई चुनाव में बहुत पसीना बहा चुके हैं, उत्तर प्रदेश और तमाम जगह, लेकिन नतीजे कुछ नहीं है। हिमाचल में जोर लगाया, अच्छी रणनीति थी, मुख्यमंत्री को घोषित नहीं किया। तो ये एक अच्छी रणनीति है कि अगर आपके पास लिमिटेड शक्ति है तो आप उसका लिमिटेड उपयोग करेंगे, बजाय अपने को राष्ट्रीय पार्टी की अपनी ख्याति के अनुरूप आप हर जगह भिड़ंत लेने की कोशिश करेंगे। अजय जी क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, जिस तरह से 2 राज्यों के आम चुनाव और 5 राज्यों के उपचुनावों के परिणाम आए हैं, निश्चित ही एक ही इंडिकेशन देता है, साथ में एमसीडी चुनाव को भी जोड़ लें,
कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में गिरावट हो रही है। हिमाचल प्रदेश में जो बर्फीली तूफान उठा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उड़ गई है, वही तूफान मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में वापसी करेगी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दो ऐसे राज्य जहां अभी आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, दोनों राज्यों की एक एक उपचुनाव की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो वहाँ भी किस तरह का जनता का मूड है वो स्पष्ट दिखाई देता है। गुजरात में भाजपा को जो संख्या बल में एक भारी बहुमत दिख रहा है, वो बहुमत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से भाजपा को मदद करी, अब इनका समझौता था नहीं था ये जाने, अन्यथा भाजपा के वोट बैंक में कोई बड़ा भारी इजाफा नहीं है। पिछली बार भी 50% थे, अभी 52% वोट लेके आए, लेकिन वोटों के बंटवारे का लाभ मिला और उनकी सीटों की संख्या बढ़ गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत निर्णायक हैं। 4 साल बाद किसी राज्य में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, इसको आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की वापसी के लिए हिमाचल प्रदेश की जीत हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अन्यथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद हमारी सरकारें जरूर बनी, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बिहार हो, लेकिन पूर्ण बहुमत से हम वापसी कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में भी वही मुद्दे जो हिमाचल में थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, केंद्र सरकार की नीतियां, जीएसटी की नीतियां, नोटबंदी के खिलाफ, यही सभी मुद्दे थे जिनमें हम जनता के बीच में गए और जनता ने जनादेश भाजपा के खिलाफ दिया। मध्य प्रदेश में तो हमारे 15 महीने की उपलब्धियां भी है साथ में, तो 15 महीने की उपलब्धियां, भाजपा की 15 साल की नाकामयाबी और केंद्र की नाकामयाबी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हिमाचल के फॉर्मूले को स्टडी करके आगे बढ़ेगी और हमारी तैयारियां वैसे भी बदस्तूर जारी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हिमाचल से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री का चेहरा तो साफ है ही, कमलनाथ जी का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कमलनाथ जी के प्रति जनता का जो झुकाव है वो भी स्पष्ट दिखाई देता है, उसका भी लाभ कांग्रेस पार्टी को निश्चित ही मिलेगा। रजनीश जी, आप क्या कहेंगे? गुजरात में ज़बरदस्त आंधी बीजेपी के पक्ष में उमड़ी और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो एक भाव हमने गुजरात में हमेशा देखा है, लेकिन इस चुनाव में उसने प्रचंड रूप धारण किया और तमाम इसके पहले के रिकॉर्डों के तटबंधों को तोड़कर एक नया ही रिकॉर्ड बनाया और खुद जनता ने कीर्तिमान तोड़ा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है तो जाहिर है आप काफ़ी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से नेतागण भी गए आपकी पार्टी के, तो गुजरात का संदेश मध्य प्रदेश में लेने की एक ऊर्जा लेकर भी लौटे होंगे, क्योंकि टक्कर आप जैसा देख रहे हैं कि अब कांग्रेस अपने लिमिटेड ऑप्शंस के साथ मैदान में है और निश्चित तौर पर 2023 में जिन 3 राज्यों में चुनाव है वहाँ कांग्रेस की ताकत अच्छी खासी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो इन तीनों राज्यों में वो पूरा किला लड़ाएगी। जी, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस में तमाम प्रकार के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो चुनाव को बारीकी से अध्ययन करते हैं और उसके बाद में कुछ कहते, सुनते, लिखते, पढ़ते हैं, तो उनका जरूर अध्ययन करने की आवश्यकता होती है निरपेक्ष भाव से, क्योंकि जो तथ्य हैं, तथ्य के आलोक में अगर हम बीते चुनाव के परिणामों को अगर देखेंगे तो सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर गुजरात में बहुत बड़ी जीत हुई है और उस जीत का कारण महज कोई तीसरी पार्टी है इतना मात्र नहीं है, क्योंकि दोनों तीनों पार्टी के चुनाव परिणाम का हम आकलन करेंगे तो और भी मुद्दे ध्यान में पड़ते हैं। एक लगातार 3 दशक, 2.5 दशक से ज्यादा एक सरकार को, एक पार्टी की सरकार को बने रहना सामान्य बात नहीं होती। रिपीट होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये तो 2.5 दशक हो गए, यानी जिस बच्चे ने जन्म लिया आज वो दूसरी तीसरी बार वोट किया होगा, तो ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि चुनाव में आज की स्थिति में कम्युनिकेशन फास्ट हुआ है। सोशल मीडिया जैसे हथियार आज मोबाइल पर हर वोटर के हाथ में है, ये सूचना उस तक मिलती है, उसकी तमाम प्रकार की बुद्धि का विस्तार भी हुआ है, विवेक के अनुसार उसका चयन भी करने का अधिकार में जो ज्ञान की आवश्यकता है वो भी बढ़ी है। इन तमाम सूचना के आवेग के बीच में भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में, और वो भी अभी तक जब से गुजरात बना है उसके बाद में इस प्रकार के बहुमत के साथ में आ रही है जो पहले कभी नहीं रहा। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर कई तत्वों के आलोक में ये स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। रही बात हिमाचल प्रदेश की, हाँ, हिमाचल प्रदेश हमने खोया है,
हमने सोचा था कि रिवाज बदलना चाहिए, लेकिन रिवाज बदलने का जो हमने एक स्लोगन छोड़ा, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा। और यही कारण है कि कुल जमा 1% से भी कम वोटों के अंतर से हम वहां पीछे रह गए, मात्र 1% के वोटों से भी। ठीक है, स्वीकार करते हैं, जनादेश को स्वीकार करना भी चाहिए। चलिए जी। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी निसंदेह रूप से जो एक नगर निगम बनी 3 की जगह, उसमें से जो अगर हम तथ्यों के आलोक में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का तो जनाधार बड़ा है, लेकिन कांग्रेस का जनाधार लगभग 10% के आसपास वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया, जो कांग्रेस जी मैं आता हूं जल्दी से दूसरे राउंड की तरफ। जी मैं आता हूं दूसरे राउंड की तरफ। ये बात सही है कि गुजरात का 3 दशकों का सफ़र 27 साल का बीजेपी का ज़बरदस्त है, और 2003 के बाद के अधिकांश चुनाव जो हमने देखे हैं उसमें बीजेपी कांग्रेस से करीब 10% मत ज़्यादा लेकर सरकार बनाती रही है, और लोकसभा चुनाव में तो ये 10% से भी कुछ अधिक नज़र आया है। तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन यही चीज़ एक चुनौती भी बनती है, ख़ास तौर से तब बीजेपी के लिए जब वो एक दबाव जीत का उसकी तरफ बहुत बढ़ जाता है, और ऐसा मान लिया जाता है, चाहे वो 2014 और 19 की सफलता हो, कि बीजेपी हर इलेक्शन में सफलता हासिल करेगी। और यही वजह है कि गुजरात या एमसीडी के नतीजे, अगर आप एमसीडी को देखें तो बीजेपी का प्रदर्शन कोई गया गुजरा नहीं है, वहाँ उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और काफ़ी लड़ाई लड़ी है, लेकिन फिर भी जीत इतना गूंजती है। मनोज, ये प्रेशर बीजेपी के ऊपर काफ़ी होता है कि आप बड़ी ताकत है आपके भीतर, आपके पास स्ट्रैटेजी है, रणनीति है। और अगर आप अपोजिशन को देखें, कांग्रेस सहित, अभी खुद अजय जी ये बात कह रहे थे कि 4 साल बाद हम मेजॉरिटी लेकर जीते हैं। ये 135 साल पुरानी पार्टी की स्थिति है वर्तमान में, ये बिल्कुल सही बात है। और किसी भी राजनीतिक दल की स्थिति होती है कभी ना कभी, चुनावी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी के सामने स्टिफ अपोजिशन नहीं है। इन परिस्थितियों में बीजेपी की चुनौती खुद से ही अधिक है। क्या मध्य प्रदेश में भी यही चुनौती है? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। देखिए, गुजरात फार्मूला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो गुजरात में आपने आजमा लिया, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में आजमाना उस तरह से आसान होगा? आप हार्दिक पटेल आपको वहां से मिल गए जो पिछली बार आपके सामने खड़े थे, अल्पेश आप अपने साथ लेकर आ गए, वो आपके सामने खड़े थे। तो ऐसे तमाम चेहरे, जो नए चेहरे जिनका इस्तेमाल किया गया, जो पिछली बार के चुनाव में एकदम सामने नजर आ रहे थे, जिन्होंने नुकसान भी पहुंचाया था और 99 से। पर एक बड़ी बात है शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी इस पर काम तो करती है। यदि कम 99 सीटें मिली तो उसको लेकर 156 तक जाना, और एक पार्टी जिसको 77 मिली और आकर 16-17 पे ठहर जाना, तो हमें लगता है ये भी विचार तो करना ही चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। बढ़त का भी विचार होता है, यदि कम हुआ तो वो भी, और वोटा परसेंटेज भी बढ़ा, तो हमें लगता है मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और जब आप लगातार जीतते हैं तो आपके सामने बहुत बड़े चैलेंज ये भी होते हैं, क्योंकि जनता भी आपसे अपेक्षा करती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो तमाम तरह की चीज़ें बीजेपी के सामने ज़्यादा है। और इसीलिए रणनीतिक तौर पर हिमाचल में जहाँ जो कमियाँ हुई है उसको दूर करने की तरफ, और गुजरात से जो पाया है वो इस्तेमाल करने की तरफ शायद बीजेपी यहाँ बढ़ने जा रही है। और इसीलिए देखिएगा आप, अलग अलग प्रभारी बनाए जा रहे हैं, जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। इसको कम मत मानिए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आप शरद जी बहुत ज्यादा आप कुछ कर पाएगी। देखिए, गुजरात में वो लोग लगातार मेहनत कर रहे थे, तो उसका 13-14% करीब उनको मिला भी है, जिसने आपके लिए भी वही चुनौती है मनोज जो बीजेपी के लिए है। दरअसल पंजाब और दिल्ली की सफलता उसको भी बहुत ओवररेट करती है, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी ओवररेट नहीं है, लेकिन बीजेपी खुद जिस ताकत से चुनाव लड़कर आज लगभग 60% इलेक्ट्रल जो स्टेट्स हैं जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारी निर्वाचन, वहां बीजेपी की सरकारें हैं किसी न किसी रूप में। कुछ जगह गठबंधन हो सकता है, कई जगह उसकी खुद की सरकारें। अजय जी, अब किस तरह से आप देखते हैं? कुछ कहना भी चाह रहे थे आप रजनीश जी से। देखिए शरद जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के हालात हैं, यहाँ 2 तरफा कांग्रेस को एडवांटेज दिखता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके साथ कमलनाथ जी के पक्ष में जनता का जो रुझान है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम जनता के बीच में जाते हैं तो एक
एक स्पष्ट दिखाई देता है। जनता चाहती है 5 साल के लिए कमलनाथ जी को मौका मिले। कमलनाथ जी का विकास का मॉडल जनता मध्य प्रदेश में चाहती है, तो निश्चित तौर पे वो प्रदेश में मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टेड बात करके बच नहीं सकती है कि आपने कहा आधुनिक तरीके हैं, सोशल मीडिया है, इसलिए गुजरात में हमारी जीत पूरी व्यापक है, और आप हिमाचल और एमसीडी की हार को रूटीन प्रक्रिया में बोलकर दोहरा रवैया नहीं अपना सकते हैं। आपको वो भी स्वीकार करना पड़ेगा, सोशल मीडिया तमाम नेटवर्किंग वहाँ भी है, उन्हीं राज्यों में भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जरूर मौजूद बात है, आप गुजरात फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो 50% टिकट काट दिए, सारा मंत्रिमंडल मैं मुख्यमंत्री के बदल दिया। तो अगर यही जीत का फॉर्मूला है तो क्या मध्य प्रदेश में इस तरह के रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी बढ़ने जा रही है? और भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो दावे थे भाजपा के कि कांग्रेस में भारी टूट होगी, भगदड़ होगी, सब हवा में उड़ गई, कुछ नहीं दिखा। कांग्रेस मजबूती से मध्य प्रदेश में मैदान में है। रजनीश जी, जितना मैं समझ पाया, अजय जी का कहना है कि आपकी राजनीति में फार्मूलों का बड़ा उपयोग हो रहा है। अब पिछली बार भी एमसीडी के इलेक्शन में आपने सारे पार्षदों के चेहरे बदल दिए थे, गुजरात में काफ़ी आपने रद्दो बदल की। बिल्कुल सही है, राजनीति में अगर फार्मूले लगेंगे गणित की तरह तो नतीजे भी आएंगे, लेकिन दोनों ही पार्टियों की अपनी ताकत, स्ट्रेंथ, ये बहुत मैटर करती है। हार्दिक पटेल एक बार ही आ सकते हैं, अल्पेश ठाकुर एक बार ही आ सकते हैं, जो दल बदल हो सकता है वो एक बार ही हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनके साथ आपकी अपनी यूएसपी सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ, चुनाव उसी के सहारे लड़ा जाएगा। देखिए, मैंने इसीलिए पहली बार कहा था, मैं वही बात कहना चाह रहा था, पिछली बार बात पूरी नहीं हो पाई। हमारा जो वोट ऑफ परसेंट है, जिसे आप हमारा जनाधार की तरफ बात कर रहे हैं कि आपकी ताकत क्या है, तो यही तो हमारी ताकत है, हमारी नेटवर्किंग हमारी ताकत है। दिल्ली का वोट बैंक हो, हिमाचल प्रदेश का वोट बैंक हो या गुजरात का वोट बैंक हो, ये बड़ा है, तेजी के साथ बड़ा है। और जनाधार बढ़ना, वोट बैंक बढ़ना और चुनाव दर चुनाव बढ़ना, ये सामान्य घटना नहीं है। और उस ताकत को हमने बनाकर रखा है। जो 2, 4, 5 कुछ उदाहरण आपने दिए, महज केवल इन उदाहरणों के कारण जीत आसान हो गई है और इतनी बड़ी जीत मिल गई, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर सीट दर सीट आप आकलन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद की ताकत में इजाफा किया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनाधार बढ़ा है। और जिन बूथों पर कभी हम हारा करते थे, जहां बड़े अंतर से हारा करते थे, वहां बड़ी परसेंटेज में हमारी जीत होना शुरू हुई। तो वो आकलन भी जरूरी है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हम कहें कि जहां हम 2 विधानसभा 2 लोकसभा चुनाव हारे, और पर भी हमारी प्रेजेंस बढ़ रही है। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आने वाले चुनाव ये सिद्ध कर देंगे कि 2023 में भी हम बड़ी तादाद में इन बूथों पर जीतकर आगे बढ़ने वाले। लुबे लुआब यही है कि बीजेपी की जो कोर स्ट्रेंथ है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और वही चुनाव जीतने की दोनों ही पार्टियों के लिए, बल्कि मैं बात करूंगा कि असली यूएसपी आपकी कोर स्ट्रेंथ ही है, क्योंकि फार्मूले हर बार नहीं आजमाए जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गवर्नेंस की एक मजबूत प्रणाली, क्योंकि बीजेपी की सत्ता में भागीदारी बढ़ने के साथ गवर्नेंस की तरफ, उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से जनता देखेगी ही, जैसा इसके पहले प्रेडेसर जो जी बोलिए रजनी जी बोलिए। केवल इतनी बात कहूंगा, एक तो राजनीति में कोई फार्मूला नहीं होता और हर फार्मूला का कोई रिपीटेशन नहीं। बहुत बढ़िया। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात को देश नहीं कह सकती है। जब देश में हमारी सरकार 10 साल यूपीए की थी, तब भी गुजरात में सरकारें आपकी होती थी, उसके बाद भी देश का जनादेश आपके खिलाफ। लेकिन अभी भी एक बड़े भूभाग पर तो बीजेपी है सर, और ये सच्चाई है। और आप भी बहुत मजबूती से जी, आप भी कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश एक बहुत डिफरेंट बैटल ग्राउंड है, और हर चुनाव एक अलग बैटल ग्राउंड होता है। दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत से लड़ाई अपनी लड़ रही हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत दिलचस्प होगा मुकाबला, इंतज़ार करिए, क्योंकि इसमें विजयी वही होगा जिसमें पार्टी का गहरा भाव होगा। उस कार्यकर्ता की बात मैं कर रहा हूँ जो अपनी पार्टी के प्रति गहरी निष्ठा, स्नेह, प्रेम से अपेक्षा मुक्त होकर मैदान में उतरेगा। शुभकामनाएं बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी। धन्यवाद रजनी जी, धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, ईडी की कार्रवाई, सियासत गरमाई। नमस्कार।